हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के वो क्वेश्चन देखेंगे जो 100% बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ये सामाजिक विज्ञान का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो आपका क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, और लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी, सारे आज के इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा और वो प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे ही जाते हैं। ये सामाजिक विज्ञान का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज के इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो आप लोगों का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, लिखा हुआ जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। ठीक है, जो जर्मनी में एकीकरण हुआ था, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लिखा हुआ जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। ठीक है, जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसका श्रेय इन चारों में से किसे दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है ऑटो वन बिस्मार्क को, खा है विलियम प्रथम, गा है हिटलर एंड गा है मैथ्सनी। तो जर्मनी का एकीकरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये जरूर आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय हम लोग ऑटो वन बिस्मार्क को देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर का जो है वो हमारा सही है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सोशल साइंस का, तो आप लोग जरूर तैयार कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, हम लोग सारे क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है, जो राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ किस देश से हुआ, जर्मनी या फिर इटली या इंग्लैंड या फ्रांस। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ, ठीक है, वो देश बताना है जहां से इस राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट को पता होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो प्रारंभ है वो फ्रांस से हुआ। कहां से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। जो राष्ट्रवाद है इसका प्रारंभ फ्रांस से हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है कि नेपोलियन का पराजय, नेपोलियन की पराजय कब हुई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी मैं आपको बता रहा हूं ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके ही जाना। ठीक है, 1814 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में नेपोलियन का पराजय, ठीक है, नेपोलियन का पराजय कब हुआ, सारे स्टूडेंट को पता। तो स्टूडेंट नेपोलियन का पराजय इन चारों में से 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में नेपोलियन का पराजय हुआ था। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखना ध्यान से कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है 1920 में, 1927 में, 1930 में या 1935 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सारे स्टूडेंट को पता होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। ठीक है, लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? 1914 में, 1915 में या 1918 में या 1919 में। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस 1915 में लौटे थे। कब? 1915। खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस लौटे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अब आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। चौरी चौरा कांड जो है वो किस वर्ष घटित हुआ? ऑप्शन नंबर का है 1920 में, 1921 में, 1922 में या 1925 में। चौरी चौरा कांड, ठीक है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ है? जो चौरी चौरा कांड है वो 1922 में घटित हुआ था। कब? 1922 में। ठीक है, चौरी चौरा कांड जो है वो 1922 में घटित हुआ था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? महामंडी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महामंडी का कारण भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक है, 1919 में, 1914
1924 में, 1929 में या 1934 में? महामंडी के बारे में बताना है बच्चों, महामंडी, ठीक है। तो कौन सा सही है? 1929 में महामंडी जो है उसका प्रारंभ हुआ था। महामंडी का प्रारंभ 1929 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 अब आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रिया? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बताना है बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ग हमारा बिल्कुल सही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? 1914 में, 1939 में, गा है 1919 में या 1942 में? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? आपको ये जो प्रथम विश्व युद्ध है उसका प्रारंभ 1914 में हुआ था। कब? 1914 का वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें देखो लिखा हुआ है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मतलब है भूमि का हानि, भूमि संरक्षण, ठीक है, या फिर मृदा अपरदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? गहन खेती, खा है वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई या अति पशुचारण? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण बताना है। ध्यान से देख लो, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई जो है वो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है। याद रखना, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण अधिक सिंचाई है। ठीक है, समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन? वेरी इंपॉर्टेंट है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, सारे नोट कर लेना, याद कर लेना। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, या कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है, सबसे अच्छी मानी जाती है कपास की खेती के लिए? काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा या जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा? ठीक है, बताओ कपास की खेती करने के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है? का से कपास और का से काली। ठीक है, काली मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है कपास की खेती के लिए। और एक बात याद रखना, काली मृदा को हम लोग, या फिर कपास की खेती के लिए हम लोग काली मृदा को काली कपास की मृदा भी कहते हैं। इसका नाम याद रखना, काली कपास मृदा, काली कपास मृदा, क्योंकि ये कपास की खेती के लिए ही जाना जाता है जो हमारी काली मृदा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 12 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखना कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैवीय संसाधन है? अजैवीय संसाधन, ठीक है, अजैवीय संसाधन का मतलब होता है जिसमें जीव नहीं होते, जिसमें जीवन यापन नहीं होता। ठीक है, जैसे चट्टाने, पशु, पौधे, मछलियां। देखो इसमें जो ये है ना पशु, ये सजीव है, ये जैवीय है। ठीक है, अजैवीय संसाधन हमें बताना है, ये जैवीय है, ये भी जैवीय है, मछलियां भी श्वसन करती हैं, उत्सर्जन करती हैं, सांस लेती हैं, तो ये सारे तो जैवीय हैं। लेकिन जो चट्टाने हैं निर्जीव है, इसलिए हमारा ये अजैवीय संसाधन है। क्या है? अजैवीय संसाधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है बच्चों? चिपको आंदोलन, ठीक है, मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। चिपको आंदोलन, ध्यान से देख लो, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है बच्चों? चिपको आंदोलन के लिए क्या था कि पहले जो है ना कुछ लोगों ने मतलब पेड़ काटने के लिए आए थे और ज्यादा कुछ, ठीक है, तो इसी से लोग चिपक गए कि मतलब इसको काटने से पहले हमें काटो, तब फिर आप पेड़ को काटो। तो ये हमारा वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, वन संरक्षण से, कि वन संरक्षण जिसमें पेड़ पौधे लगे होते हैं ना, तो वो चिपको आंदोलन संबंधित है। ठीक है, अगला देखो 14 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझना। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क बताना है बच्चों। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है वो हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, अगला देखो 15 नंबर क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को
किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? ठीक है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या अन्ना हजारे, किसने कहा था? तो वो है जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू ने कहा था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 पर अब आ जाओ। 16 नंबर क्वेश्चन कि सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है बच्चों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानचित्र में भी आ जाता है। सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, चिनाब, सतलुज या कृष्णा? सलाल बांध बताना है, ध्यान से पढ़ो, अगर नहीं आता तो क्यों नहीं आता। ठीक है, ये मैंने पढ़ा रखा है। चिनाब, ठीक है, चिनाब पर स्थित है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सी रबी फसल है? इसमें से कौन सी रबी फसल है बच्चों? चावल, मोटे अनाज, ज्वार, तिल या चना या काला चना? इनमें से कौन सी हमारी रबी की फसल है बताना है। ठीक है, रबी की फसल बताना है, तो वो चना है या फिर काला चना? घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 अब आते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल, जूट है, कॉफी है, जौ है या रबड़ है? रेशेदार फसल जिसमें रेशे होते हैं। किसमें रेशे होते हैं? जूट में देखा होगा, उसमें छोटे छोटे रेशे होते हैं, तो इसलिए हमारा ये क्या है? एक रेशेदार फसल है बच्चा। का वाला ऑप्शन सही है कि हमारा रेशेदार फसल है जूट। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? झारखंड में जो ये कोडरमा है ना, वो किस खनिज के लिए अग्रणी उत्पादक माना जाता है? किस खनिज के लिए ये माना जाता है? बॉक्साइट, अर्वरक, लौह, तांबा? आपको ये बताना, झारखंड में जो स्थित कोडरमा है, कोडरमा, ठीक है, ये किसके लिए माना जाता है? तो अर्वरक, ये अर्वरक का अग्रणी उत्पादक है। अर्वरक का अग्रणी उत्पादक है जो झारखंड में स्थित कोडरमा है, वो हमारा अर्वरक का अग्रणी उत्पादक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। नंबर 20 देखो, एंथेसाइड का संबंध किस खनिज से है? एंथेसाइड का संबंध किस खनिज से है? तांबा, सोना, बॉक्साइट, कोयला? एंथेसाइड का संबंध किस खनिज से है? ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोयला से। किससे? कोयला से। घा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? भारत में सबसे अच्छा साधन कौन सा माना जाता है? मैं आपको बता दूं, अगर कोई बच्चा भी है या फिर कोई भी है, ठीक है, वो क्या करता है? ठीक है, एक तो आपका वायु परिवहन होता है, तो इससे तो भाई मुश्किल ही है, लेकिन अगर कोई भी है ना, तो वो सड़क के द्वारा ही अपना कार्य करता है। ठीक है, मतलब सड़क से ही व्यक्ति आते जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मतलब सबसे आसान है, कम लागत में है, और कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं होती सड़क के लिए। तो ना तो पाइपलाइन है, ना ही रेल परिवहन है, ना ही वायु परिवहन। सबसे अच्छा भारत में बच्चा सड़क परिवहन माना जाता है। गा वाला ऑप्शन हमारा सही है, सड़क परिवहन। ठीक है, याद रखना, सड़क परिवहन हमारा करेक्ट हो जाएगा। गा वाला ऑप्शन हमारा सही है, सबसे अच्छा परिवहन सड़क परिवहन माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझो। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? कॉफी, उर्वरक, तंबाकू, चाय? किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है बच्चों? किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? तो वो उर्वरक है। उर्वरक का जो निर्यातक है वो भारत नहीं है। खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन सा पतन, ठीक है, पत्तन जो है पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन तथा पूर्ण सुरक्षित है? ठीक है, चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन या फिर हमारा विशाखापट्टनम? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हमारा विशाखापट्टनम बिल्कुल सही है। विशाखापट्टनम, घा वाला सही है, क्वेश्चन नंबर 23 का घा वाला। ठीक है, अगला देखो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 24। बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी क्या होती है? ब्रुसेल्स, ब्राजील, बैंकॉक या फिर हमारा न्यूयॉर्क? ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स होता है बेल्जियम की राजधानी। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ध्यान रखना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ब्रुसेल्स।
अगला देखो 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य नहीं है, ठीक है। मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली। संघीय राज्य तो मणिपुर एक राज्य है, या हमारा हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य है, अरुणाचल प्रदेश भी एक राज्य है। जो हमारा दिल्ली है ना, ये एक सिटी है, ना कि एक राज्य है, एक शहर है। तो दिल्ली जो है हमारा वो संघीय राज्य नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का घ वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। संघीय राज्य हमारा दिल्ली नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? संघीय सूची का विषय, ठीक है। रक्षा, कृषि, व्यापार और शिक्षा। संघीय सूची का विषय, तो संघीय सूची का विषय जो हमारा वो रक्षा है। क्या है? रक्षा। का वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, संघीय सूची का विषय हमारा रक्षा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किसकी है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय बच्चों हरियाणा की है। किसकी है? हरियाणा। का वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28। लिखा हुआ है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव या उद्गमों का स्वामित्व या उद्गम में नियोजित श्रमिकों की संख्या, ठीक है। तो उद्गमों का स्वामित्व तो हमारा सही है बच्चों, गा वाला ऑप्शन हमारा सही है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 पर अब आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पर फोकस करो। क्या लिखा हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1993, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1990 या 1 जनवरी 1985। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार जो अपना स्थापना हुआ था, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में, 1 जनवरी 1995। देखो एक जैसे सारे लग रहे हैं ना, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होना। इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो 95 होगा, 1995 में, ठीक है। आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। कब? 1986 में पारित किया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो ये 30 मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारा तैयार करके जाना। बोर्ड एग्जाम में अगर सामाजिक विज्ञान भी 90% लाना है तो ये सारा क्वेश्चन तैयार कर लेना, ठीक है। अब हम लोग आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय से मिलकर बने हैं। तो लघु और दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न हम लोग बहुत सारा देखेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं आगे। स्टूडेंट अब हम लोग लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में लोगों द्वारा जो रॉलेट एक्ट है, एक कानून चलाया गया था, ठीक है, रॉलेट एक्ट, ठीक है, का किस प्रकार विरोध किया गया? जो रॉलेट एक्ट है उसका किस प्रकार विरोध किया गया? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इतना बड़ा नहीं पूछेगा तो रॉलेट एक्ट को परिभाषित कीजिए, ये पूछ लेगा, ठीक है। रॉलेट एक्ट क्या है 2 नंबर में पूछ लेगा, ये 4 नंबर में आता है, तो इसलिए ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में, ठीक है। रॉलेट एक्ट के बारे में देखो, रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, ठीक है, जो भारतीय लोग थे उन पर किसी भी तरह का मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर, ठीक है, शंका केवल हो जाता था तो गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। यह है रॉलेट एक्ट, ठीक है। कुल मिला के ये समझना कि बिना किसी मुकदमे के बिना भारतीय लोगों को 2 साल तक शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। यह है रॉलेट एक्ट का डिफिनीशन, जो कि रॉलेट एक्ट समझ में आ गया होगा। आगे देखो रॉलेट एक्ट का परिणाम, आखिर परिणाम क्या निकला, ठीक है, बहुत बेकार परिणाम निकला था। अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ कानून लागू कर दिया था। मार्शल लॉ कानून, ठीक है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यह मार्शल लॉ के कानून के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक, इतना ज्यादा लोग मारे गए थे, सैनिक मारे गए थे, निहत्थे किसान मारे गए थे कि ये बहुत बेकार, ठीक है, कांड था। विरोध क्या हुआ? भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया। भारत में लोगों द्वारा निम्न प्रकार से विरोध किया गया। विरोध कैसे किया गया? देखो, पहला ध्यान से समझना, ये अब हम विरोध, विभिन्न शहरों में रैली और जुलूसों का आयोजन किया गया। जो विभिन्न शहर है उसमें रैली और जुलूसों का आयोजन किया गया और
और रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले लोग हड़ताल पर चले गए। ठीक है, जो कामगार थे वो हड़ताल पर चले गए। ठीक है, तो ये दोनों आपके मतलब आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहले मैंने आपको बताया रॉलेट एक्ट है क्या, रॉलेट एक्ट का डिफिनीशन आप लोगों को समझ में आ गया। फिर रॉलेट एक्ट का आप लोगों को क्या समझ में आ गया, जो परिणाम फिर विरोध। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन याद कर लेना, मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया, बहुत ही शॉर्ट में बताया है कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो लिख कर आना। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सत्याग्रह, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, सत्याग्रह क्लास 10 में पूछा जाता है। ठीक है, तो सत्याग्रह के विचार का मूल आधार है सत्य की शक्ति पर आग्रह, सत्य बोलना, सत्य रहना, सत्य अहिंसा के प्रति चलना। ठीक है, तो सत्य की शक्ति पर आग्रह यानी कि सत्य की खोज करना। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे, जो गांधी जी थे इसके प्रबल समर्थक थे और उन्होंने इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से की है। ठीक है, उन्होंने इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से की है। उन्होंने कैसी व्याख्या की है, एक एक पॉइंट को समझो। पहला, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, आप अन्याय के खिलाफ चलते हो, आप न्याय करते हो, ठीक है, अन्याय के खिलाफ है तथा उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सच्चे हो, आप अन्याय के खिलाफ हो तो आपको संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है शारीरिक बल से, आपकी जीत होगी। ये पहले होता था। ठीक है, एंड दूसरा है कि प्रतिशोध की भावना या आक्रमणता का सहारा लिए बिना आप सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में विजय या सफल हो सकता है। मतलब किसी भी हथियार या लड़ाई झगड़ा प्रतिशोध इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप सत्य बोलते हो, सत्य अहिंसक हो तो फिर आप लोग सफल हो जाओगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट अभी और है सत्याग्रह का। तीसरा, 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा बस। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए, उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों के हिंसा के लिए जरिए सत्य को स्वीकार करने के लिए विवश करना, बजाय आप सच्चाई को देखने और उससे सहज भाव से स्वीकार करने की प्रेरित किया जाना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए, सभी लोग सत्य बोले, सत्य अहिंसा के प्रति प्रबल हो। ठीक है, ये कह रहे हैं गांधी जी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है। स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण के द्वारा समझाइए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जैव संसाधन। तो वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल का मतलब होता है जिसमें जीवन व्याप्त होता है, जीव होते हैं। ठीक है, जीव मंडल से होती है, जिसमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य है, वनस्पति जगत है, प्राणी जगत है, पशुधन है, मत्स्य जीवन है, ये सब है। ठीक है, तो ये हमारा जैव संसाधन होगा, जो जीवित रहते हैं। ठीक है, मनुष्य है, वनस्पति जगत है, प्राणी जगत, पशुधन, ये सब जीवित होते हैं। ठीक है, ये जैव संसाधन। और अजैव संसाधन तो बहुत ज्यादा जी है, वो संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे हमारा चट्टानें और धातुएं जो है वो अजैव संसाधन है, ये निर्जीव होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें क्या पूछ रहा है कि सड़क परिवहन के 3 प्रमुख गुण बताइए। सड़क परिवहन के 3 प्रमुख गुण बताना है। तो सड़क भारत के विश्व सर्वाधिक सड़क जाल वाले देश में से एक है। जो भारत है वो विश्व का सर्वाधिक सड़क जाल में से एक है। सड़क जो है परिवहन 3 गुण निम्नलिखित है। पहला, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग के लिए कड़ी के रूप में कार्य करता है, एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु परिवहन, समुद्री पत्तन को जोड़ती हैं। जो सड़क होती है, चाहे रेल परिवहन हो, वायु परिवहन हो या समुद्री पत्तन हो, सारे को एक साथ जोड़ती हैं, उसी के द्वारा जाना पड़ता है। ठीक है, एंड अगला हमारा लाभ है, 3 लाभ आपको बताना है। दूसरा समझो, दूसरा, सड़कों की निर्माण लागत कम है, इसमें पैसे कम लगाने पड़ते हैं इनका निर्माण करने के लिए, तथा यह ऊबड़ खाबड़ भूभागों पर भी बनाई जा सकती है, तथा ये ऊबड़ खाबड़ यानी कि ऊंच नीच भूभागों पर भी बनाई जा सकती है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है, तथा सामान चढ़ाने व उतारने के लिए एक लागत कम लगता है। सामान उतारना है, चढ़ाना है तो इसके लिए बहुत कम लागत लगेगा। तो ये 3 लाभ है सड़क परिवहन के। बच्चा इसमें जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं देख लेना, बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, तैयार कर लेना, मेहनत कर लेना, नोट कर लेना, फिर
बाद में जब बोर्ड एग्जाम आएगा तो यही क्वेश्चन आप लिख कर आना आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है संघवाद क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। संघवाद, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देखेंगे संघवाद के बारे में। तो संघवाद सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकारी और उसकी विभिन्न अनुशासनिक इकाइयों के बीच बांटा जाता है। देखो विशेषताएं समझो कुछ। पहला, संघवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। मैं आपको एक एक विशेषता बताता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। यहां पहला, यहां सरकार दो अधिक स्तरों की वाली होती है। यहां जो सरकार होती है दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। देखो दूसरा, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने का, कर वसूलने का और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र अलग है। कानून बनाने का, कर वसूलने का, इनका सबका अलग अलग क्षेत्र है। तीसरा है, विभिन्न स्तरों की सरकारें अधिक क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर पर आपका अस्तित्व और प्राधिकार गारंटी और सुरक्षा देता है, ठीक है। और एक पॉइंट और है इसका, देखो, संविधान के मौलिक प्रावधान को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर के सरकारों की सहमति से ही हो सकता है, ठीक है। तो ये 5 मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करा दिया, ठीक है। आप लोगों के लघु उत्तरीय इसी में है, दीर्घ उत्तरीय भी है, लेकिन और भी आप लोगों के लिए वीडियो लघु और दीर्घ उत्तरीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का और भी वीडियो लाया जाएगा। आप लोगों के लिए 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जो वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप लोग कमेंट करना, फटाफट से आने वाला है वीडियोस, ठीक है। तो ये हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने बच्चे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम आईडी है सरमन 20,000, ठीक है, सरमन 20,000। सभी बच्चों इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। वहां मैं आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियोस, क्वेट्स, बहुत सारी चीजें देता हूं। वहां से आप मोटिवेट होंगे बोर्ड एग्जाम में कुछ बड़ा करने के लिए, टॉपर बनने के लिए। तो आज का ये वीडियो पसंद आया, सारे बच्चे लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल बना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसमें ऑब्जेक्टिव भी है, लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद भी आया होगा। पसंद आया हो लाइक करो फटाफट से, शेयर करो सारे बच्चे, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।